तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। चैप्टर नंबर 3 अपवाह प्रणाली की चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे कहते हैं, इस नदी का बहाव क्षेत्र या अपवाह द्रोणी किसको जो है कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो सबसे बड़ी जो बहाव क्षेत्र है वो है अमेजन नदी का। भारतीय नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत की जो नदियां हैं, इंडियन जो नदियां हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक वो नदी जो हिमालय पर्वत से निकलती है, दूसरी वो नदी जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। तो 2 भागों में हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। किस क्षेत्र में बहने वाली नदी बारहमासी होती है? तो जो नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, क्योंकि हिमालय पर्वत के ऊपर जो है वो आप सबको पता है हिमालय पर्वत श्रेणियों के अंदर बर्फ जमी है और वहां से पानी जो है वो आता रहता है। तो ये 12मासी नदी होती है, पूरे 12 महीने तक बहती है। हिमालय की 2 प्रमुख नदी कौन सी है जो उत्तरी भाग से निकलती है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो प्रमुख नदियों में आती है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां जो है वो मुख्य नदियों के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है? तो मानसरोवर झील के अंदर होता है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है? लद्दाख में। सिंधु नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश जो है करती है। एंड भारत में सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये जो है वो 4 नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंदर जो है वो बहती है। और इस सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु नदी कहां बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है? तो बलूचिस्तान तथा गिलगिस्तान के अंदर बहती हुई, पाकिस्तान क्षेत्र में ही है ये। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में किस स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है? तो एक स्थान है पाकिस्तान के अंदर मिठानकोट। क्या नाम है स्थान का? मिठानकोट। इस मिठानकोट नामक स्थान से जो है ये किसमें मिल जाती है? सारी नदियां सिंधु नदी के अंदर जो है वो मिल जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के किस स्थान में अरब सागर में मिलती है? तो सिंधु नदी कराची में जाके अरब सागर में मिलती है। और सिंधु नदी का कितना भाग भारत में है? सिंधु नदी का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग जो है वो क्या है? भारत में है। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत में जो सिंधु नदी है, भारत में सिंधु नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट, सिंधु नदी समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितना जल उपयोग कर सकता है? मात्र 20% जल ही इसका जो है वो उपयोग कर सकता है। यानी हम इंडिया में सिंधु नदी का कितना पानी यूज ले सकते हैं? तो 20% पानी हम जो है वो भारत में यूज ले सकते हैं सिंधु नदी घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ था। सिंधु नदी के जल का उपयोग किन किन राज्यों में सिंचाई के लिए किया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? गंगा नदी की मुख्य धारा है भागीरथी। एंड गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहां से निकलती है? तो ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। भागीरथी गंगा नदी में कहां मिलती है? अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी गंगा नदी में कहां मिलती है? तो अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान में भागीरथी जो कि एक धारा है वो गंगा में आकर जो है वो मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस स्थान पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है, यानी पहाड़ियों से निकलकर ये जो नदियां हैं वो मैदानी भाग में बहने लगती है। तो एक स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर ये जो है मैदानी भाग के अंदर जो है वो प्रवेश करती है। कौन सी नदियां गंगा में मिलती है? तो यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी नदी। यमुना नदी कहां से निकलती है? तो हिमालय की यमुनोत्री नामक हिमानी से। हिमालय के अंदर एक यमुनोत्री नामक जो है वो हिमानी है, वहां से निकलती है। गंगा नदी के दाहिने किनारे के समानांतर कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी जो है वो बहती है। यमुना नदी गंगा में कहां मिलती है? इलाहाबाद में। कहां मिलती है ये? इलाहाबाद में मिलती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नदी किस हिमालय से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से कौन सी नदियां गंगा में मिलती है? तो यहां प्रायद्वीपीय भाग से एक तो चंबल नदी है, दूसरी बेतवा नदी है और तीसरी है सोन नदी। ये तीनों नदियां भी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे चंबल नदी है वो पहले यमुना में मिलती है और यमुना में मिलने के बाद ये किससे मिलती है? गंगा में मिलती है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र तक बहती है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थान है फरक्का। फरक्का नामक स्थान तक बहती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। गंगा नदी किस स्थान पर दो भागों में बंट जाती है? पश्चिम बंगाल के फरक्का के अंदर दो भागों में बंट जाती है। एक तो भागीरथी हुंगली नाम से जानी जाती है और दूसरी इसकी मुख्य धारा होती है। गंगा नदी की कौन सी धारा बंगाल की खाड़ी में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है भागीरथी हुंगली। और गंगा नदी की मुख्य धारा कौन से देश में प्रवेश कर जाती है? यानी गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है। एक भाग तो जाकर कहां मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। दूसरा भाग जो है बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो यहां पर एक नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी द्वारा कौन सा डेल्टा तैयार किया जाता है? और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर जो है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा तथा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा जो है वो है सुंदरवन डेल्टा। रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। और सुंदरवन डेल्टा में कौन से पादप पाए जाते हैं? सुंदरी नामक पादप। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। और सिंधु गंगा नदी के जल विभाजक पर स्थित नगर कौन सा है? अंबाला नगर है। गंगा की ढाल कितनी है? 300 मीटर की ढाल है गंगा की। और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी झील से निकलती है? तिब्बत की मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत शिखर के पास यू आकार में मुड़ जाती है? तो नामचा बारवा शिखर है ये, 7757 मीटर ऊंचा है। इस शिखर के इस पर्वत के पास आकर ये जो नदी है वो यू आकार में मुड़ जाती है। ठीक है। यू आकार में एक और राजस्थान की नदी है जो मुड़ती है यू आकार में, उल्टे यू आकार में, माही नदी है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी है? दिहांग, लोहित और केनुला। ये दिबांग पहली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिबांग, लोहित एंड केनुला, ये 3 नदियां हैं मुख्य इसकी सहायक नदी। क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपा के नाम से जाना जाता है, सांगपा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना के नाम से। और ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से किन्हें सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है? असम और बांग्लादेश को। प्रायद्वीपीय भारत में
मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है पश्चिमी घाट। और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं। तापी नदी, ये मुख्य नदियां हैं यहाँ की। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां अपना पानी कहां ले जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है? जबलपुर जिला है एमपी का, मध्य प्रदेश का धुआंधार जलप्रपात। किस राज्य में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में की गई। ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सतपुड़ा पहाड़ी, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश से होता है। ताप्ती नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो साबरमती पश्चिम में बहती है, माही है, भारतपुंजा है और पेरियार नदी है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाने योग्य है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का पानी कहां गोदावरी नदी पानी कहां लेकर जाती है? यानी गोदावरी नदी का पानी कहां जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में। और गोदावरी नदी कौन कौन से राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो पूर्णा, वृद्धा, प्राहिंता, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि पेनगंगा और वैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखना। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। और महानदी का उद्गम कहां से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। और महानदी की लंबाई है 860 किलोमीटर। महानदी की अपवाह द्रोणी कहां कहां स्थित है? तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में बहती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट। महाबलेश्वर इधर महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छा हिल स्टेशन है जहां घूमने के लिए जो है वो लोग जाते हैं। क्वेश्चन आता है यह है कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर लंबी है ये। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदी जो है वो तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुंशी और भीमा। कृष्णा नदी का प्रवाह किन किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से जो है वो इसका क्या है? उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कावेरी नदी कहां पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु में कुडलूर नामक स्थान पर जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर है। और कावेरी नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? यह है अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बहती है ये। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है। कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध झील कौन सी है? डल झील है। प्रसिद्ध झील है कश्मीर की डल झील। और एक विसर्प का अर्थ यह होता है, जैसे ये नदी है, ये नदी विसर्प कहलाता है ना। तो एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर झील का निर्माण करती है। अब क्या होता है, यहां पर इसके ऐसे झीलों का निर्माण हो जाता है।
ऐसे जैसे झीलों का निर्माण हो जाता है जब इसमें बाढ़ आती है तो इसके किनारे कट जाते हैं, तो ऐसी झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या कहलाती है ये? गोखुर झील। क्या कहलाती है? गोखुर झील कहलाती है। जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है जो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है? वुल्लर झील। वुल्लर झील जो है वो भूगर्भीय हलचल के कारण इसका जो है निर्माण हुआ है। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और गुरु गोविंद सागर बांध परियोजना का नाम क्या है? गुरु गोविंद सागर बांध परियोजना को ही भांकड़ा नागल बांध परियोजना कहते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम कब शुरू किए गए थे? नदी की सफाई के कार्यक्रम 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में लागू होती है। ये 3 नंबर चैप्टर पूरा हो गया। चैप्टर नंबर 4 जलवायु। जलवायु में हम जनरली भारत की जलवायु की चर्चा करेंगे, भारत के मौसम की चर्चा करेंगे, भारत की ऋतु की चर्चा करेंगे। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का काल, मानसून के प्रवर्तन का काल, मानसून की वापसी का काल, इन सारे प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम समझने का जो है वो प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं चर्चा। देखिए इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, देखिएगा। कितने वर्षों से अधिक समय अवधि में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है? यानी किसी क्षेत्र विशेष में कितने वर्ष तक एक जैसा मौसम रहने के बाद उस क्षेत्र की जलवायु को उसी तरीके की जलवायु मान लिया जाता है। तो कम से कम 30 वर्ष तक अगर एक स्थान का मौसम, जैसे राजस्थान का मौसम है, तो राजस्थान के अंदर अगर मान लो 30 साल तक कंटिन्यू सर्दी ही सर्दी होती है, तो ये कहा जा सकता है 30 साल के बाद कि राजस्थान जो है शीत प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु क्या कहलाती है? मानसूनी जलवायु। और जम्मू कश्मीर के किस स्थान का तापमान रात्रि में -45 डिग्री पहुंच जाता है? तो जम्मू कश्मीर के द्रास नामक स्थान है जम्मू कश्मीर में। कहां पर दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है? तो केरल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। भारत में अधिकतर भागों में वर्षा किस समय होती है? तो जून से लेकर और सितंबर के मध्य होती है। भारत के किस स्थान पर अक्टूबर या नवंबर में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तट पर होती है। और उत्तरी मैदानों पर वर्षा की मात्रा किस दिशा से किस दिशा की ओर घटती जाती है? उत्तरी जो मैदान है वहां पर वर्षा घटती किस दिशा में है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे चलते हैं, है ना। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। अक्षांश यानी उस स्थान की अक्षांशीय स्थिति, उस स्थान की ऊंचाई, उस स्थान का वायु दाब, उस स्थान का पवन तंत्र, उस स्थान की समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा ऊंचावच के लक्षण, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या परिवर्तन होता है? सघनता कम होती जाएगी तथा तापमान घटता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, है ना। तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। किसी क्षेत्र की वायु दाब और पवन तंत्र किस पर निर्भर करते हैं? अक्षांश तथा उस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई पर। महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है? गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक सर्दी होना ही महाद्वीपीय अवस्था है। विश्व में अधिकतर मरुस्थल किस भाग में स्थित है? तो उपोष्ण कटिबंधीय विभागों में यह स्थित है। और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। हिमालय कौन सी ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है? मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको। और भारत किस प्रकार की व्यापारिक पवनें चलती है? भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती है? तो ये उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध ही कटिबंध के उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होकर दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, सीधा सीधा कहे तो। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कौन से बल के कारण विक्षेपित होकर
विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। तो एक दाब है जिसे कोरियोलिस बल के कारण, कौन सा बल है ये? कोरियोलिस बल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट है। तो ये होता क्या है कोरियोलिस बल? कोरियोलिस बल जो है वो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी जो घूमती है इसके कारण ये बल जो है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। और उत्पन्न आभासी बल को कोरियोशिल बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है। इसे केरेल का नियम भी जो कहा जाता है। शीत ऋतु में कहां पर उच्च दाब बना होता है? तो हिमालय के उत्तर में शीत ऋतु में क्या होता है? उच्च दाब बनता है, जिसके कारण हिमालय की हवाएं हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर आती है, जिससे ठंड बढ़ती है। जिससे क्या होती है? ठंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्या आता है। शीत ऋतु में हवाएं किस ओर चलती है? उच्च दाब क्षेत्र से हिमालय से निम्न दाब महासागरीय क्षेत्रों की ओर। ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायु दाब कहां पर बनता है? तो हिंद महासागर में बनता है। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहलाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहलाती है। जेट धाराएं कौन से अक्षांशों के मध्य चलती है? तो 27 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। जेट धाराओं को क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा। भारत में ये जेट धाराएं कहां पर बहती है? ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण की ओर बहती है ये। और जेट धाराओं की ऊंचाई कितनी होती है? 12,000 मीटर। जेट धाराओं की गति कितनी होती है? 184 किलोमीटर प्रति घंटा। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ ऋतु पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस ऋतु में उत्पन्न होता है? तो शीत ऋतु में होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस कारण उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने के साथ साथ किस महीने में आता है? तो ये अक्टूबर नवंबर में आता है मानसून के अलावा। हिंद महासागर में कहां पर उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है? मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर बनता है। एल नीनो क्या है? ये एक ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो के नाम से नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, यानी ईसा मसीह के छोटे बच्चे के रूप को जो है प्रदर्शित करता है। जैसे भारत में कृष्ण जी को लड्डू गोपाल कहते हैं, छोटे रूप को। नेक्स्ट देखिए, एल नीनो की उपस्थिति के कारण समुद्र की सतह के तापमान में क्या अंतर आता है? तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि एल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा के कारण तापमान बढ़ेगा। मानसून का समय कितने अवधि तक होता है? जून के आरंभ से लेकर और मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिन का। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के किस स्थान में प्रवेश करता है? दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। भारतीय मानसून को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2। पहला अरब सागर का और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर शाखा मानसून मुंबई कब पहुंचता है? तो 10 जून के आसपास। अरब सागर में मानसून तथा और बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? तो ये जो स्थान है वो है गंगा नदी के उत्तर पश्चिमी भाग। गंगा नदी के उत्तर पश्चिमी भाग में ये दोनों मानसून आपस में मिल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से वर्षा कब प्रारंभ होती है? 29 जून को। और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून कहां तक पहुंचता है? तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। मानसून की वापसी कब प्रारंभ होती है? दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जो है मानसून वापस आता है, यानी मानसून का लौटता हुआ काल कहते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून की वापसी किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है? तो ये मानसून जाता तो दक्षिण से उत्तर की ओर है और आता किधर है? उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत में कितने ऋतुएं हैं? 4 ऋतु है, आप सब जानते हैं भारत में। और भारत 4 ऋतु है।
उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है नवंबर से फरवरी तक। उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना दिसंबर जनवरी तापमान है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो 28 है ना, तापमान घटना ही ठीक है, सही है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो तापमान घटेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो सर्दी ज्यादा होगी। चेन्नई में तापमान कितना रहता है, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में तापमान 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें शीत ऋतु में किस दिशा में प्रवाहित होती है, स्थल से समुद्र की ओर। और शीतकाल में वर्षा किस प्रकार होती है, किस कारण होती है, भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण। शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। शीतकाल में वर्षा किस फसल के लिए उपयोगी है, रबी की फसल के लिए। और सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी किस ओर खिसक जाती है, उत्तर की तरफ खिसक जाती है। और भारत में ग्रीष्म ऋतु किस माह तक होती है, तो मार्च से लेकर और मई तक होती है। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं लू कहलाती है। और बैसाख के महीने में होने वाली वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक एवं केरल के पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और गिर जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। इस माह में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तेज हो जाती है जून के प्रारंभ में। उत्तरी मैदान में जून के माह में निम्न दाब की अवस्था निम्न हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाओं को। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें कहां से उत्पन्न होती है, तो ये दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की गति कितनी होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत में किस स्थान में सबसे पहले वर्षा करती है, तो पश्चिम घाट पर लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा ये जो है करती है। और विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है मासिनराम में। और गंगा घाटी के किस दिशा की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। उच्च तापमान उच्च आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय हो जाता है ना। जब बारिश हो जाती है ना, अभी जब बारिश होगी, पहली बारिश होती है ना, तो हुम्मस हो जाता है। बारिश के बाद कैसा हो जाता है, हुम्मस हो जाता है। तापमान भी कम हो जाता है, बट जो एनवायरमेंट है उसमें थोड़ा चिपचिपाहापन आ जाता है। और ऐसे हुम्मस को ही क्या कहते हैं, ग्वार की उमस कहते हैं। ग्वार की उमस, गवार करो यहाँ पर, गवार की उमस कहते हैं इसको, गवार की नहीं कहते हैं। ग्वार भी अगर आपने अपने खेत में गवार काटा होगा, देखना ग्वार में भी बहुत सारी फंकी हो जाती है और उमस हो जाती है उसमें भी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा कौन से चक्रवात से होती है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है। ये आपके 2 चैप्टर पूरे हो गए, 3 और 4। कल 5वां और 6वां चैप्टर पूरा करके क्लास 9th भूगोल जो है अपन कंप्लीट कर